पहाड़ों पर कुंवारी बर्फ गिरी हुई है। ये अद्भुत होता है, जब भी बारिश होती है प्रायः यहाँ कम धूल गिरती है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो पता चलता है कि वास्तव में कितनी धूल थी पेड़ों की पत्तियों पर, घरों की छतों पर, डालियों पर, पेड़ों की घास की पत्तियों पर। जब वो बारिश धो करके चली जाती है तब एहसास होता है, ओह, यहाँ भी धूल जमती है। 2-3 दिन से खूब सारी बारिश हुई है यहाँ पर। चारों तरफ सब कुछ नहाया हुआ, ताजा। मेरे सामने अंजीर का एक पेड़ है, सुर्ख उसमें फल लगे हुए हैं। पंछियों का कलरव शांत है और बारिश की वजह से चारों तरफ से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। थोड़ी सी तपिश हुई थी मई के अंत से लेके जून के आधे हिस्से तक, हल्का सा। पर अब मौसम बिल्कुल भी सुहावना हो चुका है। हम सबका इस ध्यानशाला में स्वागत है। हम लोग 7 दिन साथ साथ चलने वाले हैं। भौतिक रूप से हम लोग भले एक दूसरे के निकट ना हो, लेकिन आंतरिक रूप से, न कि वैचारिक रूप से, आंतरिक रूप से वहां जहां हम जी रहे हैं, जहां हमारा जीवन बह रहा है, उसमें हम अन्वेषण के लिए साथ साथ चलने वाले हैं। क्योंकि यह तो हम सब जानते ही हैं कि जैसे धरती एक है, आकाश एक है, वैसे ही जीवन भी एक है। और तब जबकि हम सब लोगों के ढर्रे जीवन के एक समान हो, तो हम लोग एक ही जमीन पर काम कर रहे हैं, अंतस की एक ही जमीन पर काम कर रहे हैं। तो हम जो मित्र अंतस की इस जमीन पर एक साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ चलने का कुछ दायित्व भी हो जाता है, साथ काम करने का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मजदूर लकड़ी के लट्ठे को उठाते हैं तो कभी कभी कुछ जो आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, वे थोड़ा सा अपना कम बल लगाते हैं, अपनी कम ऊर्जा खर्च करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो जितनी उनकी सामर्थ्य होती है, जितना उनके हिस्से में बल लगाना आता है, उससे भी ज्यादा वो अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। जो बचा ले जाते हैं उनकी ऊर्जा सड़ जाती है, गल जाती है।
और जो खर्च करते हैं उनके अंदर और भी नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। शायद जीवन का परम नियम ऐसा ही है, जो जितना खर्च करता है उतने ही नए नए जीवन के स्रोत उसके जीवन में खुलते चले जाते हैं, और जो बचाए रखता है, जो खर्च नहीं करता है, जो उघड़ता नहीं है, जो उघाड़ता नहीं है खुद को, वो वैसे के वैसा ढका मुदा सड़ता गलता पड़ा रह जाता है। तो हमारे जीवन का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो ढका मुदा रहना चाहता है, उसको उसी में आनंद है, लेकिन उस ढके मुदे रहने में किसी और के जीवन की क्षति नहीं है, हमारे ही जीवन की क्षति है। तो इन 7 दिनों में हम आप साथ साथ चलेंगे, हम सभी मित्र साथ साथ चलेंगे। जिस कला का अन्वेषण करने वाले हैं, जिस तथ्य को उघाड़ने वाले हैं, उस पर अपनी समूची क्षमता लगा करके, समूचा उद्योग लगा करके, समूची उत्सुकता लगा करके हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं। यह कोई वैचारिक संवाद नहीं है, यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि में से एक है। कहें तो इसके बिना जो भी गतिविधि होती है वह फिर दुखों और भ्रमों की ओर ही जाती है। बिना सत्यापित किया हुआ जीवन, कहने वाले लोग कहते हैं कि जीने योग्य ही नहीं। और यदि हम साथ में चलते हुए जीवन का सत्यापन करने जा रहे हैं तो इसमें हमको अपनी संपूर्ण उपस्थिति देनी ही चाहिए। हम लोग आदी हैं कि कोई हमें साथ में ले चले, कोई हमें हाथ पकड़ करके ले चले, और अक्सर तब जबकि सब कुछ हमारे ही ऊपर होता है हम सोने लगते हैं। हम या तो कोई सामने से पकड़ के खींचे या पीछे से धक्का दे, दो ही तरह से चलते जाने का ढंग सीखे। या तो कुछ फुसलाए हमें या तो कुछ धकाए हमें, तो हम चल सकते हैं। कहीं से भागते हैं और कहीं पहुंचना चाहते हैं, वो ढंग हम जानते हैं चलने का। लेकिन कोई ऐसा ढंग जिसमें न कोई धक्का दे रहा है, न कोई ये कह रहा है कि आप सीखो, और न कोई ये कह रहा है कि सीखने से यह मिलेगा, ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि यहाँ कुछ होगा ही नहीं, यहाँ कुछ करने का उपाय ही नहीं। लेकिन हम में से कई मित्र साथ में चले हैं। इन सब चीजों पे हमने गौर किया है कि जो चीज बाहर के धक्के से या बाहर के फुसलाहट से हमें मिल भी जाती है, चलती है, वह बड़ी बनावटी है, बड़ी यांत्रिक है। हमारा दायित्व तो तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारे बीच में कोई रहनुमा नहीं है, जब कोई आपका सहयोग करने वाला नहीं। साथ चल रहे हैं लेकिन अपने भीतर देख रहे हैं, साथ साथ हम अपने भीतर देख रहे हैं। दूसरा सिर्फ दर्पण है, दूसरा कुछ नहीं बता रहा है। हमारे पास कोई स्क्रिप्चर नहीं है। ऐसा नहीं कि हम स्क्रिप्चर्स जो किताबों में लिखा है उसे नहीं ले सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमने जानबूझ करके उसे एक तरफ रख लिया, क्योंकि हम नग्न आंखों से जीवन जैसा भी है उसे उघड़ने का निवेदन कर रहे हैं।
और यदि हम जो पहले से लिखा हुआ है उसको लेकर के जीवन के समक्ष जाते, तो हम बासी चश्मे को लेकर के जा रहे हैं जिसमें कोई भी ताजी चीज नजर नहीं आ सकती है। तो जैसा कि हम लोग ऐसी कला सीखने जा रहे हैं जो बासीपन से मुक्त है, तो जितनी भी बासी चीजें हैं उनको एक तरफ सरका दें। अपने सारे रहनुमा, सारी नीति, सारे सिद्धांत, सारे शास्त्र, पुरानी सारी विधियां, पुराने सारे निष्कर्ष, सारे आग्रह, सारी समझ बूझ, चाहे वो हमने आपने ही साथ में चल करके क्यों न कमाई, वह सब एक तरफ कर दें और बिल्कुल ताजे तरीके से साथ में चलें। साथ में चलना हम शुरू करते हैं। देखिए ना, हम साथ में चलना शुरू करते हैं, यह सारी प्रकृति हमारा सहयोग कर रही है, यह सारा अस्तित्व हमारा सहयोग कर रहा है। जानते हैं आप, जो अप्राकृतिक है उसमें प्रकृति विरोध नहीं करती है, प्रकृति तटस्थ हो जाती है। कोई भी हम अप्राकृतिक कृत्य करें, प्रकृति तटस्थ हो जाएगी। उसका तटस्थ होना ही हमारे लिए चोट का कारण हो जाएगा। प्रकृति कभी भी विरोध नहीं करती और न ही प्रकृति कोई अपने साथ आने के लिए आग्रह करती है। हाँ, उसके अनुकूल यदि हम चलते हैं तो सहयोग करती है। प्रकृति का स्वभाव ही है सहयोग करना। वह जो हमने कहीं न कहीं अपने अंदर एक भ्रांति पाल ली है कि मेरे तो सब कुछ विपरीत है, ऐसा नहीं है। प्रकृति का स्वभाव ही सहयोग करना है। यह देखते हैं, एक छोटा सा बीज जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, उसे अंकुरित करने के लिए सारी प्रकृति सहयोग करती है। वर्षा से, मिट्टी की ताकत से, सूरज की रोशनी से, हवाओं से, जो कि उसके आसपास एक गर्भ का निर्माण करे, सहयोग होता है और अंकुर बाहर आता है। क्योंकि प्रकृति का स्वभाव ही है अंकुरित होना, खिलना, उत्सव मनाना। तो कुछ भी जब उसके अनुकूल होता है तो वह उत्सव मनाती है, वो सहयोग करती है। यदि हम वह कला सीखने जा रहे हैं जो बासीपन से मुक्त है, अनिवार्य रूप से यह सारा अस्तित्व हमारा सहयोग कर रहा है, क्योंकि यह पूरा अस्तित्व बासीपन से मुक्त है। पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, बादल, पहाड़, कोई भी बासी नहीं है, सब ताजे हैं। और हम अगर यह देख रहे हैं कि हमारा जीवन बासी है और उससे मुक्त होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह सारा अस्तित्व हमारा जाने अनजाने हर रूप से सहयोग कर रहा है। और उसके लिए हम अनुग्रहित होते हुए पूरी प्रकृति के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ अपने भीतर वह कला सीखने चल रहे हैं जो बासीपन से मुक्त है, जीने का वह ढंग जो बासीपन से मुक्त है। यह कोई फिर हमारी निज यात्रा नहीं रही, यह निज पाठशाला नहीं रही। इसमें अस्तित्व चारों तरफ से संयोजन जुटा रहा है हमारा सहयोग करने के लिए। विषय में प्रवेश करने से पहले मुझे एक
छोटा सा संस्मरण पिछले साल का याद आता है, जो साझा करने से हमारे ध्यानशाला का यह जो सीखना है वह सुस्पष्ट हो सकेगा। पिछले साल मेरे पास एक महिला मेहमान हुई। मेरा पहले से कोई विशेष परिचय नहीं था। वह महीने भर के लिए यह रहना चाहती थी, तो कोई कारण नहीं था रोकने का। मैंने कह दिया आ जाइए। वे आई। आने के बाद उन्होंने थोड़ी औपचारिकता के बाद ही पहली ही बार में यह निवेदन किया कि मैं उनसे भोजन पर प्रतीक्षा न करूं। तो मुझे कोई आपत्ति थी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई अड़चन ही नहीं थी कि उनके साथ में भोजन न करने से मुझे कोई असुविधा होती। मैंने कहा ठीक है, आप भोजन यहाँ रखा रहेगा डाइनिंग टेबल पे, जब आप चाहें अपने अनुकूल कर लें। और कई सारे लोग होते हैं जिनके भोजन के अलग समय होते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीता। फिर धीरे धीरे उन्होंने, जो हमारी कुक थी, उससे कह के भोजन अपने कमरे में मंगवाना शुरू कर लिया। फिर भी मुझे ध्यान नहीं गया। ऐसे धीरे धीरे 5-7 दिन बीतने के बाद किसी तरह से कुक के माध्यम से, किसके माध्यम से मुझे पता चला कि वह ताजा भोजन करने में असमर्थ है। वह आज अभी जो भोजन पका है उसको कम से कम 4-5 मीटिंग के बाद खाती है। यानी आज का भोजन वो परसों शाम को खाएंगी। और जितना ही भोजन बासी होता चला जाता है उतना ही उनको स्वाद आता है, उतना ही उनको उसमें रुचि होती है। तो चूंकि यहाँ उस समय कोई फ्रिज वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो भोजन कितना भी आप मौसम अनुकूल हो लेकिन बाहर रखते हैं तो वो 1 मीटिंग 2 मीटिंग में उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, बिगड़ने लगता है। लेकिन वो बराबर वैसे ही भोजन खाती थी। और कभी कभी थोड़ा सा इस मीटिंग का बचा करके रख लिया, थोड़ा सा शाम का बचा करके रख लिया, थोड़ा थोड़ा, और उसको 10-10 दिन तक खाती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर थोड़ी रुचि भी हुई। उसके बाद मैंने उनसे थोड़ा संवाद किया तो पता चला कि उनके व्यक्तित्व में भी बड़े विषैलेपन है। वे सामान्य तरीके से बात भी नहीं कर पाती। हालांकि उन्होंने ही बताया कि जिस शहर में वो रहती हैं, वे 2 महीने का भोजन एक साथ बड़े बड़े कराहों में बना करके और उसको बड़े से रेफ्रिजरेटर में डंप कर देती, और उसके बाद 2 महीने, 3 महीने और कभी कभी 4-4, 6-6 महीने तक वो खाना खाती है वही। और कोई कारण नहीं है कि न तो उनके अंदर कोई आलस्य है, कि वो उनको आलस्य हो खाना बनाने में या कुछ करने में, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीजों में उन्हें बड़ी रुचि भी रहती थी। बस उनको बासी भोजन करने की ही आदत थी। और उसका परिणाम क्या हुआ था कि वो सामान्य तरीके से बोलना भी नहीं कर पाती थी। लगभग वो चीख करके बोलती थी और लगभग वो हर चीज से नाराज रहती थी। हम आप जो भोजन कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है शरीर पर, उसका प्रभाव पड़ रहा है मन पर। अगर भोजन सीधे प्रकृति से आया हुआ है तो बहुत देर तक वह अपनी जो न्यूट्रिशियंस है, जो पौष्टिकता है और
हो सकता है कि आप न्यूट्रिशन और पौष्टिकता बचाने, प्रिजर्वेटिव के माध्यम से बचाए रखने में समर्थ हो जाए, लेकिन जो जीवंतता है वो बहुत देर तक टिकती नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई चीज अपनी जड़ों से टूट जाती है, अपनी डालियों से टूट जाती है, धीरे धीरे वो मरने लगती है, तो भोजन भी मरने लगता है। और पकाया हुआ भोजन तो बहुत तेजी से मरने लगता है। वही हुआ उनके साथ। खूब बातचीत करने में चीखना चिल्लाना, खूब ऐसा लगा कि कुछ मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है। बहरहाल महीने भर में वे विदा हुई। तब मुझे ख्याल में आया कि उनको यदि यह बताया भी जाए, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रही हैं जो कि अस्वाभाविक है, तो उन्हें ये लगेगा कि सारी दुनिया अस्वाभाविक है, सिर्फ वे स्वाभाविक है। ताजा भोजन करने का कोई अर्थ नहीं, उसके लिए उनके पास तर्क भी थे। मुझे यह ख्याल में आया कि ऐसा बहुत सारा भोजन तो हम भी कर रहे हैं जो कि ताजा नहीं है। वो तो हो सकता है कि 2-4 दिन पुराना भोजन कर रही हूं, हम लोग तो लाखों लाख साल पुराना भोजन कर रहे हैं। लाखों लाख साल पुराने पैटर्न्स हमारे अंदर काम कर रहे हैं। आज के लाख वर्ष पहले जिस तरीके से आदमी वैर करता था, आज भी हम वैसे ही वैर करते हैं। जैसे भयभीत होता था, वैसे ही आज भी हम भयभीत हो रहे हैं। जैसे उसके अंदर हिंसा थी, वैसे ही आज भी हम लोग हिंसक हैं। हाँ, थोड़ा फर्क आया है। ऊपर ऊपर लीपा पोती करने में हम समर्थ हो गए हैं। पुराना आदमी जब हिंसक होता था, हिंसा उसके चेहरे पर दिखाई पड़ती थी। हम लोग हिंसक होते हैं, पर हिंसा हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ती। इतनी प्रगति हुई। और इस बासी भोजन करने के कारण न जाने कितने तरह के हमारे अंदर रोग भी पैदा हो गए। न जाने कितने तरह की चिंता, दुख, अवसाद, शोक। शोक वह भाव जो अब हटता ही नहीं, जो स्थायी भाव की तरह जीवन में विद्यमान हो गया और उसको हमने जीवन का हिस्सा बना लिया है। कितने कई कई घरों में स्थिति ऐसी है कि जिन्हें हम अपना स्वजन कहते हैं, 20-20, 15-15 साल हो गए हैं, उसी घर में रहते हैं, बात नहीं होती। वर्ष वर्ष बीत जाते हैं, बात नहीं होती। आप गौर करिएगा, घर में ही लोग रहते हैं, ठीक से चेहरा एक दूसरे का देखे सालों बीत जाते हैं। ये सब हमारे जीवन का सच है, हमारे जीवन की यह वास्तविकता है। न जाने कितना मैल जो कभी आपस में हुआ होगा, हमारे भीतर रखा हुआ है, बैठा हुआ है। यदि हम इस पूरे जीवन क्रम को, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, उसको देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि कुछ है जो गड़बड़ है, वह स्त्री नहीं सुनेगी, उसको तो वही स्वाभाविक जीवन शैली लगेगी। लेकिन हम आप थोड़ा सा सुनने और कहने के लिए राजी हुए। क्या हम यह देख सकते हैं
कि हमारा जीवन बासी है,